तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। और हमारा सर्वर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वीडियो कम्प्लीटली। तो सर्वर जो है इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें पहले कौन कौन सी काम को बहुत इम्पोर्टेंट हमें करना होता है। सर्वर कभी भी जो होता है वो सिंपली हमारे ऐसे काम नहीं होती, क्योंकि कभी भी सर्वर को डायरेक्टली हम जो इंस्टॉल नहीं करते, उसके आगे बहुत बड़ी हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बहुत बड़ी हमारे सिस्टम्स को पहले बहुत सारी चीज़ों को जो है हमें यूज़ करना होता है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सर्वर तो बाद में हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी सिस्टम बाद में हम करते हैं। तो सर्वर जब हमको इंस्टॉलेशन की बात करें, लोग जो है डायरेक्टली सीधा सर्वर को ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना आपको बता देते हैं कि सर्वर को इंस्टॉल करना है, ऐसे करना होता है। ऐसा नहीं, कभी भी सर्वर जो है सीधा डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं किया जाता है। उसके लिए ये सभी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, जो आप इस वीडियो में देखोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहला ये जो है सर्वर इंस्टॉलेशन टाइम फर्स्ट कौन सा इम्पोर्टेंट काम जो है करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको सर्वर्स के अंदर पहला आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सर्वर की टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट सेटअप कौन कौन से होती है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। ऐसे डायरेक्टली कोई भी सर्वर वर्जन 8 या 12 या 16 ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जाता है। आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, सर्वर की टेक्नोलॉजी ज़रूरत कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मेरे वेबसाइट की जो चल रही सिस्टम या फाइनेंस की चल रही है, फ्यूचर में हो सकता है मेरा डेटा बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से आपको सर्वर की टेक्नोलॉजी चाहिए। आपका कोई गेमिंग सिस्टम से गेमिंग बनाते हो, गेम बनाते हो, उसका डेटा है, या फिर आप ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते हो जिसके अंदर आपका सर्वर टेक्नोलॉजी चाहिए। छोटा सा आपकी कंपनी, छोटी सी 10-12 कंप्यूटर है, छोटी स्मॉल कंपनी है, तो उसके लिए आप सर्वर बनाते हो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको सर्वर जो है ये चीज़ आपको देखनी होती है। तो मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ मीडियम टाइप की कंपनी होगी, ना ज़्यादा हाई लेवल टाइप की, ना स्मॉल टाइप की, जिनके अंदर 200-300 कंप्यूटर है। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको देखोगी तो ये लो लेवल रिक्वायरमेंट के अंदर और हाई लेवल की रिक्वायरमेंट के अंदर, दोनों के अंदर ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इंस्टॉलेशन करने से पहले ये सारी चीज़ें कैसे इम्पोर्टेंट होती है। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को कोई भी आपके अंदर कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हो। तो पिछली वीडियोस जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था, अलग अलग पार्ट्स वगैरह बताए थे सर्वर्स के अंदर, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो ऑलमोस्ट जितने भी है वो मैंने आपको समझाई है। ओके, तो इस वीडियो को जो है वो आप सेकंड वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सर्वर को इंस्टॉलेशन बताऊंगा। लेकिन अभी हम इतना समझेंगे कि सर्वर का जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे आपको इम्पोर्टेंट करना है। ओके, तो ऐसे डायरेक्टली सर्वर जो है हम इंस्टॉल नहीं करते, तो वो कैसे कौन कौन से काम होते हैं, वो रिक्वायरमेंट वगैरह क्या होती है, आज हम समझेंगे। तो लाइक करो चैनल को। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं हमारे सर्वर्स की इंस्टॉलेशन काम करने से पहले। तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपको मेरे चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी
आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है, ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है, ओके। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था, ओके। तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है, नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ, ओके। फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है, ओके। तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ, ओके। ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले जो हमारा काम होता है वो पहला क्या होता है, तो ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी, डिपेंड होती है किस तरह से सर्वर टेक्नोलॉजी। मैंने अभी कहा था कि मैं मीडियम टाइप की कंपनी ले रहा हूँ, ओके। अब उसके अंदर अब लो लेवल भी आ गई और लार्ज लेवल भी आ गई, ओके। तो आपको जो सर्वर आप यूज़ करते हो तो सिस्टम्स के अंदर आपको जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो रिक्वायरमेंट किससे है, रिक्वायरमेंट की यहाँ पर सर्वर टेक्नोलॉजी की लेवल्स होती है, ओके। पहले हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो सिस्टम्स है वो हमारा फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी। फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर्वर के अंदर जैसे जैसे हमारा कनेक्शन जो होता है या फिर इंटरनेट जो चलता है वो जितना इम्पोर्टेंट हाई लेवल का होगा, हाई सिस्टम स्पीड होगी, मिनिमम आपके पास 1 Gbps तो होनी ही चाहिए। अब सर्वर चला रहे होंगे
तो सर्वर को ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लाना चाहते हैं, जो पब्लिक या सपोर्टिव बहुत सारे, अगर रिमोट एक्सेस करने वाले लोग हैं आपकी इस सर्वर्स को, और भी बहुत सारे जो अलग अलग ब्रांचेस वगैरह जो है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए ही अपने सर्वर बनाए हैं यहाँ पर, उनका भी डेटा आपके सर्वर पे जाना चाहिए। तो मिनिमम 1 Gbps तो होना ही चाहिए। लेकिन वो कौन से टाइप का आपको रखना चाहिए, तो स्टैटिक रखना है, डायनेमिक रखना है, एलटीपी या पॉइंट ऑफ और भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। तो वो कहाँ से मिलता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिनके जियो वगैरह, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, और भी हमारे। लेकिन मिनिमम 2 कनेक्शन तो होने ही चाहिए अलग अलग कंपनी के। ओके, अलग अलग 2 कंपनी के कनेक्शन होने चाहिए, कोई एक कंपनी का नहीं। जियो अगर मेंटेनेंस करती है अपने नेटवर्क के अंदर, तो वो उस एरिया के अंदर, उस इलाके के अंदर जो है वो कनेक्शन कट कर देगा। लेकिन एयरटेल जो होता है वो ऑन रहने के कारण वो आपका सर्वर जो है ऑफलाइन नहीं जाने देता। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन जो होता है, फाइबर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हम 1 Gbps ट्रांसफ़र डेटा जो होता है आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपके पास इंटरनेट बेहतर होगा, फास्ट अवेलेबल होगा, तो ये और ऑलमोस्ट फाइबर पर ही रखी होगी। दूसरा होता है सर्वर का रूम। सर्वर का रूम जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हमारी जो मेन बिल्डिंग होती है, ए बिल्डिंग फैसिलिटीज होती है। ए बिल्डिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि आपका सब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। ओके, उस सर्वर का आप रूम लेते हो, उस रूम के अंदर चेक करते हो कि कहाँ से पानी वानी वगैरह नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीलन वगैरह नहीं आ रही है, या तो फिर हम देखें कि हमारा सर्वर के अंदर जो है वो कुछ ऐसी वाटर प्रूफिंग वगैरह करवाते हैं, इसके अंदर पानी एंटर नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह, हम ये सब कुछ सर्वर रूम के अंदर ही फैसिलिटीज हम ऐड करते हैं। जिनमें पावर भी हम रखते हैं, जो रेगुलर पावर और बैकअप पावर दोनों का सिस्टम हम जो है काम करते हैं। ओके, तो रेगुलर पावर जहाँ से हमारा मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम का आता है वो। ओके, और दूसरा होता है बैकअप पावर, जहाँ पर हमारा जनरेटर या डीजी हम यूज़ करते हैं वो। उसी के साथ हम कैमरास वगैरह सेटअप करते हैं, कैमरास वगैरह लगाना होता है। लेकिन कैमरा जो है अभी ऑनलाइन निकलने है, फिर सेंसर हम लगाते हैं, डोर लॉक वगैरह करते हैं, एलडीएस वगैरह लगाते हैं। ओके, तो ये जो है ये सिस्टम जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ये जो है हमारा लाइन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होती है। लाइन डिस्ट्रीब्यूटर जो होती है वो हम अलग अलग जगह पर पावर जो है वो कैसे देनी है वगैरह। तो लाइट वगैरह हो गई, हमारे फैंस वगैरह हो गए, हमारी एसीस वगैरह हो गई, हमारी कूलिंग सिस्टम्स वगैरह हो गई सर्वर रूम के लिए, ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी होती है। तो सर्वर रूम भी हमारा जो है पहला इम्पोर्टेंट दूसरा काम होता है। अब जो कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी है, वो हमारे सर्वर रूम के अंदर पहले ये फाइबर इंटरनेट कनेक्शन आता है। ओके, अब वहाँ से हमारा जो तीसरा और हमारा काम शुरू होता है यहाँ पर कि राउटर को कॉन्फ़िगर करना, वो भी फाइबर कनेक्शन लिया है तो फाइबर ही रखें। ओके, फाइबर ही रखें। फाइबर क्यों रखना होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि 1 Gbps की सिस्टम की स्पीड आपकी 10 Mbps में ना बदले या 100 Mbps में ना बदले, तो राउटर अपना खुद का लेकर आइए। खुद का अपना मैनेजेबल राउटर होता है, फाइबर ऑप्टिकल सपोर्टिव, जिसमें डी लिंक वगैरह राउटर वगैरह हो गए, सिस्को का राउटर बेस्ड होता है। ओके, तो वो राउटर जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के जो किस तरह के होते हैं, तो मैंने आपको सिस्को CCNA में बता दिया था। ओके, ऐसे डायरेक्टली कभी भी सर्वर को इंस्टॉल नहीं करते, तो बहुत बहुत आगे काम करना होता है। तो राउटर को जो है हम फाइबर कनेक्शन करते हैं, फाइबर के अंदर हम कनेक्टिविटी करते हैं, फिर कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके अंदर आईपी एड्रेस वगैरह डालना होता है, डीएनएस। यहाँ पर अगर राउटर को डीएचसीपी बनाना तो डीएचसीपी बना सकते हो। राउटिंग करते हैं हम, आरआईपी राउटिंग हो गया, डायनेमिक हो गया, स्टैटिक राउटिंग वगैरह हो गया। उसके साथ पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगाते हैं। ओके, और फिर इसको कंप्लीट कॉन्फ़िगर होने के बाद उसकी जो सेकंड साइड जो कनेक्शन निकलता है फाइबर कनेक्शन, एक हो गया जो इंटरनेट से कनेक्शन राउटर के अंदर आएगा, फिर वहाँ से एक और केबल निकलेगा, सीधा हमारा जाएगा स्विच के अंदर। तो ये जो होता है, अगर आप इथरनेट पर रखना चाहते हो इथरनेट पर रख सकते हो, या फाइबर पर रखना चाहते हो फाइबर पर रखना चाहते हो।
लेकिन मैं हमेशा कहूँगी कि फाइबर पर ही रखें, फाइबर नेटवर्क ही रखें, बहुत अच्छा रहता है। ओके। और एस जो होगा तो वो मिनिमम आपको 10 Gbps रखनी ही चाहिए। ओके। एस जो हो गई वगैरह होती है, मैंने आपको समझाया था नेटवर्क की प्लेलिस्ट में चाहिए। और फाइबर ऑप्टिकल के बाद में एस किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया। फिर हमारा दूसरा डिवाइस हो गया हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, देखिए राउटर के बाद दूसरा डिवाइस कॉन्फ़िगर करने की इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है वो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है। ये बहुत और इम्पोर्टेंट हमारी सिक्योरिटी के लिए पहला ये सेफ्टी लेवल होता है। राउटर में भी फायरवॉल कुछ ऐसे राउटर होते हैं जिनके अंदर फायरवॉल भी होते हैं, राउटर की फैसिलिटीज़ भी होती है। और सेकंड जैसे देखिए हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, इसके अंदर भी आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने होते हैं। तो फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने के बाद उसके अंदर सेटअप भी हमें करने होते हैं, जिसके अंदर हमें रोल्स बनाते हैं, आईपी एड्रेस डालते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज हम डालते हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग वगैरह मॉनिटर भी हम रखते हैं हम हार्डवेयर फायरवॉल के अंदर। और उसके ऊपर फिर कंप्लीट ये दोनों कॉन्फ़िगर होने के बाद हम रैक के ऊपर जो है फिट कर देते हैं। ओके। रैक के ऊपर हम फिट कर देते हैं। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की पूरी जो है जानकारी मैंने आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर मैं PFSense ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है जो मैंने आपको बताया पर। ओके। तो ये क्या करता है कि आपका इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ आपका राउटर है और वहाँ से कनेक्शन जो फायरवॉल लगा तो एक तरह का सेफ्टी वॉल बन जाता है, कुछ इस तरह से कनेक्शन होता है। यहाँ पर आपने अपना राउटर लगा है, यहाँ पर हमारा जो है फायरवॉल है। ओके। तो इस फायरवॉल से जो है हमारा पूरा जो सिस्टम जो है सर्वर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, सिक्योरिटी हमारी ये फायरवॉल देता है। अलग अलग हैकर से, अटैक से और भी बहुत सारे वायरस से, वेबसाइट वायरस वाले वहाँ हो तो भी जो है फायरवॉल हमें ये प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कौन कौन सी होती है मैंने हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की प्लेलिस्ट में काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया। ओके। तो इसके अंदर रूल्स हम क्रिएट करते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं, फैसिलिटी देते हैं और मॉनिटर एक एंटर मतलब लगा कर हम इसको अंदर जो है रैक को फिट कर देते हैं। ओके। तो अराउंड ये चीज़ होगी। उसके बाद जो होता है मैनेजेबल स्विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैनेजेबल स्विच जो होती है वो दो तरह की होती है, एक फाइबर ईथरनेट, दोनों फाइबर होती है और ईथरनेट होती है। कुछ ऐसे जो पूरी ईथरनेट होगी तो कुछ ऐसे स्विच होगी जो ईथरनेट होगी लेकिन कुछ 2-3 पोर्ट फाइबर के होते हैं, इस तरह की होती है। तो हो सके तो फाइबर ही स्विच लीजिए और QSP पोर्ट वाली फाइबर ऑप्टिकल होगी जो काफ़ी बेहतर चले से तो आपको मिल जाती है। तो मिनिमम आपके जो SFP आप लगाओगे फाइबर स्विच के ऊपर तो 14 Gbps की SFP आप लगाइए सर्वर के लिए। ओके। बेहतर होता है। तो ईथरनेट वगैरह आपको जो दे सकती है कि हम जब VPN हम सर्वर के अंदर बनाते हैं तो सर्वर के अंदर VPN क्रिएट करते हैं तो वो कनेक्शन कहाँ से आता है, ईथरनेट से या फाइबर से ही वो VPN बनता है, हमारे सर्वर तक आता है। फिर हम तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन दूसरा जो होता है वो स्टैक नेटवर्किंग करते हैं। स्टैक नेटवर्किंग कैसे होते हैं क्या मैं आपको समझाया था। तो प्रोटोकॉल कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी देते हैं, कौन सा पोर्ट हमें डिसेबल इनेबल करना होता है ये भी हम देखते हैं। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन CCNA में आपको मिल जाएगी। CCNA के अंदर आपको 1, 2 और 3 चीज़ें आपको हमेशा मिल जाएगी। ओके। स्विच कम्प्लीटली कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कौन से स्विच को मास्टर रखना है, दूसरे स्विच को कैसे स्लेव रखनी है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके। और उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइबर जो है वो फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन और भी साथ जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बताया था। कौन सी स्विच के अंदर विलेन क्रिएट करना है, विलेन क्या होता है मैंने आपको कहा था। ओके। तो विलेन जो होता है एक तरह का आप एक स्विच होने के साथ आप 2 स्विच बना सकते हैं, 3 स्विच बना सकते हो। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको विलेन की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, विलेन किसे कहते हैं और विलेन कैसे बनाना है वो जो है मैंने आपको CCNA बता दिया है। तो विलेन क्या है वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और विलेन कैसे बनाते हैं यहाँ पर तो वो जो है आपको CCNA मिल जाएगा। फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की जो है अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और राउटर की हम बात करें तो राउटर भी नेटवर्क के अंदर मिल जाएगा, राउटर क्या है किसे कहते हैं और राउटर जो होता है वो किसे कॉन्फ़िगर करना है वो CCNA मिल जाएगा। ओके। तो ऑलमोस्ट जितनी भी है मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है,
इन सभी जो होते हैं होने के बाद पावर मैनेजमेंट और पावर डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं हर यूपीएस के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका राउटर चल रहा है और स्विच बंद हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये कभी भी होना नहीं चाहिए। खास तरह कि आपके रैक पर जो जितने भी सर्वर रखे हुए या फिर स्विच रखे हुए उसके पास जो है यूपीएस फैसिलिटीज होनी चाहिए। मतलब कि कभी भी डायरेक्टली ऐसे पावर चला गया तो सीधा आपका सर्वर जो डाउन चला जाएगा, आपकी सेटिंग्स वगैरह बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइमरी सर्वर बनाते हैं सेकेंडरी सर्वर, तो अगर अचानक से आपने प्राइमरी सर्वर का जो है वो उसका जो यूँ कहे कि पावर ख़त्म हो गया, फिर यूँ कहे कि पावर चला गया है, तो वो अचानक बंद हो जाता है, तो वो सेकेंडरी सर्वर प्राइमरी बन जाएगा। उसे ये लगता है कि सर्वर ख़राब हो गया, कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होती है। तो पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पावर मैनेजमेंट के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन हर डिवाइसेस के लिए छोटी से छोटी जब सर्वर रूम की बात करते हैं तो वो आपको यूपीएस के साथ रखनी ज़रूरी है। ओके, उसके साथ हमारा एक दूसरा डायनामिक हमारा पावर बैकअप सिस्टम होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जनरेटर। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी मेन सर्वर होते हैं हमारे, जो स्विचेस हो गए, हमारे फायरवॉल हो गए, हमारे राउटर हो गए, हमारे सर्वर्स हो गए, उन सभी को यूपीएस के साथ जोड़ा जाता है, यूपीएस मेन पावर सिस्टम के साथ। और हमारे दो मिनिमम कंपोनेंट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट, जो हमें पूरे सर्वर को संभालते हैं, हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो या 4 कंप्यूटर हमें हमारे सर्वर्स के रूम में होते हैं। ओके, तो सर्वर रूम जो होता है हम रेडी करते हैं रैक सिस्टम के साथ। ओके, रैक क्या होता है मैंने आपको बताया था। रैक किसे कहते हैं बताया था, कौन से कितने यूनिट में आता है, कौन से कितने यूनिट के लेवल्स में आता है, तो रैक सिस्टम आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। तो सर्वर रूम जो होता है वो हम जब रेडी करते हैं या फिर उसके रैक सिस्टम की यूनिट जो होती है, जैसे 4U हो गया, 6U यूनिट, 8U हो गया, तो ये यूनिट होती है, ये इस तरह से जो बनाई जाती है जिसके अंदर आप कितना रिक्वायरमेंट है आपकी। तो जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर बहुत सारे सर्वर्स कनेक्ट हैं और उसको भी ये तो कितने यूनिट के अंदर आपको लेना है ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लैन के अंदर। लैन जो है सेटअप करना ज़रूरी है। सर्वर की इंस्टॉलेशन करने से सर्वर रूम के साथ साथ जो है कुछ नेटवर्क जो होते हैं वो लैन कनेक्शन सेटअप होना ज़रूरी है। जैसे कि पहली मेरी 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 फ्लोर के अंदर, तो पहले फ्लोर के अंदर कंप्यूटर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे फ्लोर के ऊपर सर्वर रूम है, दूसरे फ्लोर पर सर्वर रूम है, तीसरा फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 5, 6, 7, उसके अंदर भी 6-7 रूम है अलग अलग। तो हर रूम के अंदर जो है कंप्यूटर का लैन कनेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब वो लैन कनेक्शन आप फाइबर पर बनाते हो या फिर आप बनाते हो ईथरनेट पर, मैं हमेशा कहूँगा फाइबर पर ही बनाइए। ओके, तो वो क्या होता है, बेस से बेस आपका परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलता है। ओके, तो आपके एम्प्लॉय को भी जो है ऐसे फाइल शेयरिंग या रिसीव करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन ईथरनेट पर बना रहे हो, ईथरनेट पर, तो याद रखिए कि 100 मीटर से ज़्यादा वो लंबाई लेंथ नहीं होनी चाहिए। ओके, आपका एक रूम है, उस रूम के अंदर ईथरनेट का जो 100 मीटर से ज़्यादा लंबा हो गया तो ऑटोमेटिक वो पोर्ट जो है 100 MB से 100 MB पर सेकंड से सीधा जाएगा 10 Mbps, क्योंकि वो जो है उतना डेटा जो ट्रैवल जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाता। तो जहाँ पर हमारा रैक रखते हैं, छोटा रैक रखते हैं, हम छोटा रैक यूनिट रखते हैं जिसको हम लैन नेट रैक बोलते हैं। ओके, इस तरह से स्मॉल रैक, तो इसको ऐसे सेंटर में रखो कि सभी के अंदर जो है वो 90 मीटर 80 मीटर तक जो केबल आ सके, इस तरह से आपको जो है लगाना होता है। तो ईथरनेट के लिए मैं कह रहा हूँ कि ईथरनेट हमारा जो RJ45 केबल होता है इस तरह से हमारा केबल के लिए कहता हूँ। लेकिन फाइबर में ऐसा नहीं होता है। फाइबर में जो है आप बेहतर से बेहतर आप जो रखते हो तो मल्टी मोड फाइबर आप रखते हो, MMF रखते हो, या तो फिर सिंगल मोड फाइबर रखते हो, तो बेहतर से बेहतर आप जो है आप 10 GB तक भी जा सकते हो। ओके, तो ऐसे में बेहतर तरीके से फाइबर में ही पूरा जो है नेटवर्क बना है आपका लैन नेटवर्क। ओके, अगर बजट है तो आपके पास। ओके, तो आपका जो मेन
जो अभी सर्वर बनाने से पहले जो मेन कंप्यूटर आपका कोई लैपटॉप है या मेन कंप्यूटर है, उसके अंदर जो है पहले जीमेल आप परचेस कर लो, डोमेन परचेस कर लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो एंटर करनी होती है। इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। फिर आपको जो भी नेम वगैरह जो भी रजिस्टर वगैरह करना है कर लो, ओके। वो सब कुछ जो मैंने आपको लिस्ट के साथ बता दिया था। अब कैमरा सेटअप कैसे करना है, रैक से कैसे करना है, सर्वर की कूलिंग सिस्टम कैसे करनी है, नेटवर्क डिवाइस कैसे काम करते हैं, ये सभी की जो है प्लानिंग आपके पास होनी ज़रूरी है, ओके। और इसको प्लानिंग को जो है आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ओके। तो सर्वर की कूलिंग के लिए जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर्वर के अंदर जो है कूलिंग और मशीन रखते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो कुछ लोग एसी रखते हैं, कुछ लोग जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अलग से जो है फिल्टरेशन, एयर फिल्टरेशन का काम करने वाले सिस्टम्स लगाते हैं सर्वर कूलिंग के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हैं सर्वर रूम को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि सर्वर जैसे जैसे गर्म होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ओके। और रैक की का मतलब होता है कि आपका सर्वर का जो रैक होता है, एक बार सर्वर कम्प्लीटली हम सेटिंग्स करने के बाद, बनाने के बाद, फिर इसको हम जो है उसके ऊपर की ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद हमारे बाहर का सर्वर का जो मेन रूम होता है उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। और जो भी हम चेंज करना है तो हम बाहर के जो दूसरा साइड पर हमारा रूम होता है वहाँ पर हमारा जो है कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से हमारा सर्वर को हम कंट्रोल करते हैं, ओके। दूसरी और कंप्यूटर हमारा जो मेन हार्ड कॉपी या इम्पोर्टेंट होता है वो वहाँ से हम जो कंट्रोल करते हैं बिना सर्वर का रूम ओपन करे वगैरह, ओके। तो कभी कभी जो है सर्वर रूम के अंदर एसेस वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो इन सभी के ऊपर मॉनिटर करने के लिए भी सर्वर रूम के अंदर कैमरास रखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और उसके साथ जो है बहुत सारे सेंसर्स भी लगाए जाते हैं। साथ में हमारे जो सर्वर के नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर और रैक और उसके लिए हमें सर्वर की मेंटेनेंस वगैरह जो होती है वो भी देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं सर्वे रिक्वायरमेंट, टास्क, वर्क सिस्टम। ये चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्वर जो है हमें चाहिए कि आपकी मेन चीज़ आपकी बजट के हिसाब से आपको लेना होता है। सर्वर बनाना है तो आपको कौन से सिक्योरिटी पर या फिर कौन से लेवल पर जाना है। तो आप चाहते हो कि फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो मैं कहूँगा कि आप रैक माउंट सर्वर ले लो, ओके। थोड़े बहुत आपको 1.5 लाख या 3 लाख, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे 1 लाख में सब कुछ जो है सेटअप करना है नेटवर्क का सब कुछ, तो ये जो है आप सर्वर जो है 16-70,000 में टावर सर्वर आप ले सकते हो, कि डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बजट के साथ उस तरह से आपका जो है सर्वर की टेक्नोलॉजी आप ले सकते हो, ओके। तो क्लाइंट जब बढ़ेंगे सर्वर जो है उतना जो है वो लोड उठाएगा। सिंक्रोनाइज करना है, उसके ऊपर सिंक्रोनाइज में देना है, फिर उसके ऊपर सर्विसेज देना है। तो ये जो है उतना सर्वर आपका कैपेबल होना चाहिए, उसकी हर टी से प्रोग्राम जो होती है वो होनी चाहिए, ओके। सर्वर की लिस्ट हम देखते हैं तो सर्वर की लिस्ट क्या होती है, वो हमारी इम्पोर्टेंट आपकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपकी कोई भी सिंपल सा कंप्यूटर होता है तो जो सर्वर का जो मेन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कितने एम्प्लॉयज़ है, डिपार्टमेंट कौन से ग्रुप बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो देखनी होती है। किसको शेयर करना है, कौन कौन कम्युनिकेशन कैसे करना होता है। तो आपको पहले सर्वर बनाने से पहले ही सब कुछ आपके पास होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ओके। तो वो जो है कंपनी के सीईओ हो या एचआर डिपार्टमेंट हो, उनके पास वो डेटा होता है और वो जो है वो लिस्ट देते हैं, ओके। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे जैसे आपकी इम्प्लॉइज होती है, जैसे कि 200 कंप्यूटर है, 200 कंप्यूटर के हमने हमारा 19 डिपार्टमेंट है, और वो 19 डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुप वगैरह जो है वो आपको बताए जाते हैं, ग्रुप कौन सा किसका ग्रुप है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है आपको दिख। तो इस हिसाब से आपको एक्सेल के अंदर या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी जिस तरह से सेटिंग्स करते हैं उस हिसाब से आपको लिस्ट बनानी ज़रूरी है यूज़र्स की, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ से जो है हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे सर्वर की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है, तो वो कौन कौन से यूज़ करनी होती है। तो किसको यूएसबी की एक्सेस देना है, किसी को देना नहीं है। यूएसबी भी एक वायरस एंटर होने का एक रास्ता है, यूएसबी भी है होने की एक तरीका होता है।
तो यूएसबी जो होता है ये वो किसी को एक्सेस देना है, किसी को एक्सेस नहीं देना है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। दूसरी होती है शेयर फाइल। ओके, शेयर फाइल क्या होती है? फाइल को शेयर हम करते हैं। ओके, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि एक कंप्यूटर जो होता है, क्लाइंट कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर, दूसरे एम्प्लॉय को या दूसरे यूजर को जो है फाइल को शेयर करता है। तो वो फाइल जो है वो किसको मिलनी चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सेंसिटिव फाइल किसी को, तो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अकाउंट डिपार्टमेंट तो सेल्स और परचेज दोनों को ही कम्युनिकेशन में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है फाइल में मेन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये चीज़ हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेवल्स होता है, हमारा सर्वर के सिस्टम में होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखना होता है। ये सर्वर की एक मेन इंपॉर्टेंट हमारी डेटा होती है, तो इसकी भी आपको लिस्ट बनानी होती है। ओके, ऐसे कभी भी हम सर्वर जो है वो डायरेक्टली हम इंस्टॉल नहीं करते, ना ही हम बनाते हैं। ये बनाने की कोशिश करने से पहले जो क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर शेयरिंग विथ लाइसेंस। ओके, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें शेयर करने होते हैं लाइसेंस के साथ। तो जहाँ पर हमारे एडोब बिल्डर होते हैं, एडोब के सॉफ्टवेयर हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट की हमारे, तो उसके लाइसेंस हमें लेना होते हैं। ओके, पर यूज़र के लाइसेंस अगर 30 यूज़र है जो एडोब डिज़ाइन या एडोब का कोई मैकेनिज्म सिस्टम, तो 30 यूज़र के लिए आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। 30 यूज़र का जो है आपको लाइसेंस परचेज करना होता है। ओके, तो अगर हम देखें तो उनके लिए आईपी एड्रेस और दूसरा चीज़ हो गया हमारा उसकी पर यूज़र के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो होते हैं उसके भी लाइसेंस लेने होते हैं। फिर बाद में हमारा सॉफ्टवेयर की बारी आती है। ओके, तो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट ने और 30 यूज़र है डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जिनमें 10 यूज़र लोकल है। फिर आगे उनके सीनियर जो है 15 सीनियर्स है। फिर उनके आगे और भी हमारा जो सिस्टम से आगे देख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये डिज़ाइनिंग करनी होती है आपको टोटली, कि अगर मैं लाइसेंस का ये सॉफ्टवेयर लेता हूँ तो मुझे कितना वगैरह पर जो होता है वो एंटर करना होता है। मैं आगे एप्लीकेशन सर्वर जो बड़ा आपको समझाऊँगा। तो एप्लीकेशन सर्वर के वक्त हमें कौन कौन सी शेयरिंग वगैरह जो होती है वो बताऊँगा। तो कुछ एक क्लाइंट है, सर्वर है जो उसके साथ एक्सेस करना चाहता है, कनेक्टिविटी करते हैं, सब होता है। इंटरनेट की हम देखें, इंटरनेट आपको मिलना ज़रूरी है। ओके, अब वो इंटरनेट किसको नहीं मिलना चाहिए, मेन चीज़ ये है। ओके, तो इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इंटरनेट किसी को मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए, कौन से सिस्टम यूज़र को मिलना चाहिए। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, कौन से कैसे लेवल्स के अंदर इंटरनेट मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी हमारे सर्वर होते हैं, सर्वर के टास्क होते हैं या फिर वर्क होता है या सिस्टम जो होते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इंटरनेट। ओके, ऐसे कोई इरेगुलर है, क्लाइंट है, वो एम्प्लॉय है, अगर उसको पूरा ओपन इंटरनेट दिया जाता है या सबको इंटरनेट दे दिया तो लोग जो है इंटरनेट का मिस यूज़ करेंगे। इसलिए एम्प्लॉयज़ को बहुत ध्यान से देखकर, डिपार्टमेंट को ध्यान से देखकर और ये ग्रुप, ये तीनों को देखकर यहाँ पर देखते हुए जो है इंटरनेट दिया जाता है। ओके, और जिन लोगों को इंटरनेट एक्सेस नहीं देना होता है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसके अंदर वेबसाइट जो कोई गूगल वगैरह जो है ओपन ना कर सके। वरना ऐसे जो है आपका सर्वर जो है ज़्यादातर हैक होने के चांसेस है। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, कोई प्रोग्राम देखेगा, कोई यूट्यूब देखेगा, तो वायरस आने के 100% चांसेस होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। और भी बहुत से, जैसे कि प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर किसको मिलना चाहिए, प्रिंटर कैसे मिलना चाहिए, कैसे प्रिंटर को शेयर करना है, ये प्रिंटर वगैरह होगी तो इसकी भी लिस्ट बनती है। ओके, ओके, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं रैक या टावर मदरबोर्ड हमारा मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो रैक पर जाना चाहते हो तो या टावर सर्वर पर जाना चाहते हो तो ये इसका मदरबोर्ड काफ़ी बेहतर लेना होता है। ओके, सीपीयू देखा जाता है, सीपीयू बेहतर तरीके से होता है तो अच्छा होता है। ओके, हार्ड डिस्क वगैरह देखी जाती है, रैम वगैरह देखी जाती है, एसएमपीएस वगैरह। सर्वर की टाइप्स कौन कौन से रखना है, जैसे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, आरओडीसी हो गया, फिर हमारा एप्लीकेशन हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया, प्रिंटर सर्वर हो गया, इन सभी की जो लिस्ट हम बनाते हैं। ओके, फिर नेटवर्क कार्ड्स यहाँ पर कब लगाते हैं
कि अगर आपको ईथरनेट नहीं चाहिए, ओके, टावर सर्वर या रैक माउंट सर्वर कोई भी सर्वर ले लो, और आप फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन चलना चाहते हो, फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाना चाहते हो फाइबर, तो मैं रिकमेंड करूँगा QSFP फाइबर सिस्टम रखो और QSFP स्विच रखो। ओके, QSFP जो सर्वर जो होता है या फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम जो होता है जैसे हम फीड करते हैं, तो उसके अंदर जो कनेक्शन जो हम करते हैं यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, अब आगे जो है बटन होती है IP एड्रेस होती है। ओके, IP एड्रेस हम तभी ले लेते हैं जब हमारा कोई हम इंटरनेट लेते हो तब सबनेटिंग करना है, जो भी करना है, जो भी सजेस्ट करने है, तो IP एड्रेस जो होती है वो आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो IPs वगैरह जो होती है वो आपको देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी ऑलमोस्ट जो है कंप्यूटर देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अंदर IP नेटवर्क में सबनेट मास्क गेटवे वगैरह जो होता है वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को जो है SMPS के अंदर या फिर कोई भी चीज़ देखते हैं वो सब कुछ जो है आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, तो सर्वर के अंदर हम लैन कनेक्टिविटी या लोकल या वायरलेस नेटवर्क जब करते हैं तो डिवाइस हम ऐड करना भी देखना होता है, इसकी भी हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। तो प्रिंटर है तो प्रिंटर कैसे लेने, स्मॉल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या हाइब्रिड या बड़े कंप्यूटर्स हो गया, स्कैनर्स हो गई कैसे लगाना है, कैमरास कैसे लगाने, और भी बहुत सी चीज़ें जो होती है वो हमें लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है आपको लैन पर रखनी, कौन सी सिस्टम वायरलेस पर कौन से रखनी। ओके, और फिर आपको सर्वर का मास्टर स्विच कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि ऐसे किसी को भी हम इंटरनेट दे दें, तो ये चीज़ आपको देखना। उसी तरह से हमारे लैन कनेक्शन होता है हमारे सर्वर के अंदर, जो भी हम वायरलेस नेटवर्क को लगाना चाहते हैं, जो भी हमारा डिवाइसेस हो, उसके अंदर प्रिंटर किसको एक्सेस करना चाहिए, प्रिंटर किसी को देना है या किसको नहीं देना, ये भी हमारा प्रिंटर के अंदर इम्पोर्टेंट लिस्ट हम बनाते हैं। कौन से ग्रुप को प्रिंटर मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे यूज़र को, कौन से यूज़र को प्रिंटर मिलना चाहिए, उसको एक्सेस करना चाहिए। तो ये प्रिंटर्स जो होते हैं वो भी देखने होते हैं। ऊपर से कंप्यूटर्स जो भी हमारे लैन कनेक्शन के अंदर हमें रखना चाहिए, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। हर जो सिंपल कंप्यूटर होता है तो आप एम्प्लॉय होता है, तो वो जो जनरल जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उसके अंदर कोई i5 प्रोसेसर रखते हैं, 8 GB रैम रखते हैं, यहाँ पर मदरबोर्ड रखते हैं जो 6 जनरेशन का ऑलमोस्ट ज़्यादा होता है, और 500 GB की हार्ड डिस्क के साथ साथ उसका जो भी विंडोज़ 7 ऑलमोस्ट सभी के अंदर होता है। ओके, तो इस तरह से हम जो है सभी के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, या तो फिर हम जो है WDS सर्वर बनाते हैं, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर जो होता है। सिर्फ कुछ नहीं करना, सब कंप्यूटर को जो है सभी कंप्यूटर के सिस्टम्स को जो है नेटवर्क से कनेक्ट कर देना। जैसे ही वो ऑन कर तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है। तो वो कैसे होता है वो दूसरा तरीका है, आगे जाके बताऊंगा। स्कैनर्स की हम बात करें तो स्कैनर जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, मिनी स्कैनर होते हैं, हैंड स्कैनर होते हैं, फिर हमारे प्रिंटर के साथ जुड़े हुए स्कैनर होते हैं, वो भी स्कैनर होते हैं, तो ये भी दे सकते हैं। तो वो भी हम लैन कनेक्शन के अंदर हम रखते हैं, और वायरलेस भी हम रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लैन कनेक्टिविटी में रखते हैं। ओके, तो लैन कनेक्टिविटी किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था। कैमरास की बात करें तो कैमरा के अंदर ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो है ये इस सिस्टम होता है जिसका पूरा डेटा हम सर्वर के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर हम NVR भी होता है हमारा NVR, या तो फिर हम लैन की स्विच जो होती है उसके अंदर भी हम जो है IP कैमरा होते हैं जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, IP कैमरा होते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है कनेक्शन रख सकते हैं। लेकिन उसका जो अलग से हमें जो एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, और अगर अलग नेटवर्क नहीं बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर्वर के ही नेटवर्क के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि उसके लिए आपको अलग से जो हार्ड डिस्क वगैरह डेटा वगैरह आपको एंटर करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर सिक्योरिटी के लिए हमारे जो कैमराज होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, फिर हमारा स्मार्ट कार हो गया, फिर हमारा बायोमेट्रिक स्कैनर हो गया, बायोमेट्रिक हमारे लेबल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे एक यूँ कहे कि ये लैन कनेक्टिविटी या वायरलेसली हम जो यूज़ करते हैं। ओके, तो स्मार्ट कार्ड जैसे हम जैसे देखिए आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि हम जो एक ATM कार्ड की तरह स्मार्ट कार्ड होते हैं। दूसरा हमारा बैंकिंग सेक्टर में जो होता है बायोमेट्रिक स्कैनर होते हैं, वो भी होता है। बायोमेट्रिक मतलब कि इंग्लिश से प्रिंटिंग वगैरह जो होता है वो आप देखते हैं।
तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए कम्प्लीटली। आपको ये जो है लैन कनेक्टिविटी या चीज़ वगैरह जो होती है वो करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वर मास्टर स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्वर की जो मेन मास्टर स्विच होती है उसका कनेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, जो भी हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपडेट करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम का लगे तो मास्टर स्विच में ही हमारा सर्वर को लगाते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, लाइसेंस और भी बहुत सारे जो कनेक्शन आपका सर्वर जो इंटरनेट आपने मास्टर स्विच में दिया है। तो ओके, तो ये चीज़ होती है। ओके, तो कहने का मतलब कि हमारा स्विच जो होती है, अगर हम स्विच के अंदर मास्टर है दूसरे स्लेव तो उनके अंदर भी इंटरनेट जाएगा। लेकिन आपने कुछ ऐसा सेटिंग्स आपने फायरवॉल में किया है कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि फायरवॉल में कैसे आपको दूसरे सिस्टम को एक्सेस देना है, नहीं देना है, किसी दूसरे को इंटरनेट को भी आप कर सकते हो। तो वो जो है वो डिपेंड करता है आपकी हार्डवेयर फायरवॉल। ओके, और दूसरा होता है सर्वर में भी कर सकते हो। सर्वर में भी कर सकते हो किसी को इंटरनेट देना है या नहीं देना है। लेकिन अभी जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने के लिए, एक्टिव लाइसेंस करने के लिए और भी बहुत सारे जो फीचर्स वगैरह जो होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, लाइसेंस एक्टिवेटिंग करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, तो हमें जो एक कनेक्शन चाहिए। कोई भी दो या एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन तो हमें चाहिए होता है, या तो फिर नेटवर्क तो हमें चाहिए ही होगा, क्योंकि नेटवर्क के बिना हमारा सर्वर जो है वो ऑन नहीं हो पाएगा। सिक्स मेन इंपॉर्टेंस है, तो जहाँ से आपने अपने सिस्टम को ली है, परचेज़ की है, या फिर उसने बूटेबल पेनड्राइव आपने बनाई है, तो इसके लिए आपको जो चीज़ होती है वो डाउनलोड करते हो या तो फिर आप परचेज़ करते हो, जो भी करते हो। लेकिन आपका 1 साल का या फिर 1 साल से ज़्यादा आपने लाइसेंस के लिए हुई, तो उस जो डेट हो वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, जैसे ही आपने एक्टिवेट किया तो ऑटोमेटिकली जो है वो CD/DVD जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में रखी हुई है, या सर्वर विंडोज सर्वर वर्जन 8 हो या 12 हो या 16 हो या 19 हो या 2021 हो, वो वहाँ से काउंट डाउन शुरू हो जाएगा 1 साल का। अगर मैं कहता हूँ कि 24 अक्टूबर 2024, तो आने वाली अक्टूबर की 23 अक्टूबर 2025 तक जो है वो 1 साल मेरा जो है ख़त्म होने को आएगा। फिर भी मुझे फिर से जो है 1 साल के लिए फिर से लाइसेंस मुझे लेना होता है। इस तरह के सर्वर की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें खरीदनी पड़ती है, परचेस करनी पड़ती है। और अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर नहीं करते, लाइसेंस की एक्टिवेट नहीं करते या फिर लाइसेंस वगैरह नहीं, तो थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, तो वो वायरस वाली होती है, ये जेन्युइन तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती, काफ़ी रिस्की वाली होती है, डैमेज वाली सिस्टम्स होती है। और उसके अंदर पहले से जो है कुछ ऐसे सिस्टम डाली हुई होती है जिसके अंदर पहले से ही आपका जो सिस्टम जो हैक हो जाए, इस तरह से की के अंदर यहाँ पर बूट मैपिंग की डाली होती है। बूट मैपिंग की जो होती है वो मैं आपको बताऊँगा, BTC इसको बोलते हैं। तो जैसे ही सिस्टम ऑन होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो वायरस एक्टिवेट होता है। और अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर की है और उसी के अंदर जो है लाइसेंस की जगह पे आपने कोई थर्ड पार्टी या कोई और अपने लाइसेंस वगैरह जो कोई ऐसा सिस्टम लिया जिसके अंदर पहले से ये डाली हुई है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर होगी कि सर्वर ही आपका मेन जो है वो वायरस वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होती है ड्राइवर डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ से आप इंटरनेट हो या रोड भी चलाना हो तो आपको ड्राइवर चाहिए होता है। तो जहाँ से आप मदरबोर्ड लेते हो या सर्वर लेते हो तो वहाँ पर उनकी ड्राइवर CD होती है। ड्राइवर की CD/DVD जो होती है वो हमारे सर्वर और सर्वर के हार्डवेयर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और बेहतर डेटा और ट्रांसमिशन करने के लिए बेहतर हमारा ड्राइवर होता है। जिस तरह से आप देख रहे हो मेरा मूव हो रहा है कर्सर लेफ्ट साइड राइट साइड, वो कौन कर रहा है? वो ड्राइवर ही होता है जो हमारे हार्डवेयर को बताता है कि ये डिवाइस जुड़ा हुआ है। ओके, ये चीज़ आप देखना ज़रूरी है। ओके, और अगर आपके पास CD/DVD है और उसको चाहते हो कि लेटेस्ट एंटर करना चाहते हो तो इंटरनेट से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कंपेटेबल होना चाहिए वो उस मदरबोर्ड के मॉडल नंबर के हिसाब से। अगर H2136 गीगाबाइट का कोई सर्वर का मदरबोर्ड है, ओके, या तो फिर L3016, इस तरह से कोई एग्जांपल देता हूँ, 136 या फिर कोई भी जो है आपके सामने ये दे सकती हो। तो कोई भी आपका मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है तो उसका चिपसेट जो होता है उसका पहले तो आपको चिपसेट का जो है ड्राइवर इंस्टॉल करना है, फिर दूसरा आपको USB का, फिर तीसरा जो है आपको नेटवर्क का, और चौथा डिस्प्ले जो हमारा डिस्प्ले के लिए हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर वगैरह होते हैं उसके लिए,
और पांचवी चीज़ जो होती है जो हमारा लैन कनेक्टिविटी का, ओके। और उसके साथ ही हमारा जो फाइबर ऑप्टिकल हमने रखा हुआ है फाइबर डिवाइस, जिसको हम फाइबर कार्ड बोलते हैं, ओके। तो फाइबर आप चाहते हो कि मुझे ईथरनेट पर नहीं चलाना, ईथरनेट के अंदर मुझे ये कोई भी सर्वर नहीं चलाना, मेरा सर्वर का कनेक्शन सीधा एक फाइबर से ही हो, फाइबर कनेक्टिविटी हो, क्योंकि मुझे बहुत यूज़ करना है और बहुत लोड होता है सर्वर के ऊपर। तो वो 100 Mbps या तो फिर 1 Gbps या मिनिमम 2 Gbps होता है। लेकिन फाइबर लगाते हो, फाइबर कनेक्शन करते हो, उसके लिए फाइबर कार्ड होना चाहिए। तो फाइबर कार्ड आप टावर सर्वर या रैक सर्वर के अंदर लगाते हो, तो उस फाइबर कार्ड का अलग से जो है CD आता है, उसका ड्राइवर CD आता है। तो CD ड्राइव जो होता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाती है तो फिर वो जो है CD ड्राइव आपको लगानी होती है। और गीगाबिट ईथरनेट ऐसा वो लिखा हुआ आता है, ओके। या तो फिर उसका जो है उस डिवाइस का जो फाइबर ऑप्टिकल कार्ड होता है उसके फिर लिखा हुआ होता है उसका मॉडल नंबर, वो आपको यहाँ पर कहीं पर दिखा देगा, ओके। जैसे कि मैं बताता हूँ NCPA.CPL करता हूँ, NCPA.CPL। तो ये जो है NCPA किया, ओके किया, और यहाँ पर देख सकते हो कि ईथरनेट देख सकते हो कि एडेप्टर है, देख सकते हो ये। तो यहाँ पर ईथरनेट पर जाना है, PCI पे जाना है, यहाँ पर देख सकते हो ईथरनेट वगैरह। तो ये जो है ड्राइवर्स है, ये भी ड्राइवर है, ओके। तो इस तरह से 4 या 3 जितने भी होंगे, जितने भी है, तो आपको ऑलमोस्ट जो है आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे, ओके। ईथरनेट 2 का क्या है, ईथरनेट 3 का क्या है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि मेरा गीगाबिट ईथरनेट 2 पोर्ट है, तो 2, तो मिनिमम 2 कार लगाए, ओके। 2 कार लगाना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर एक आपका फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम जो है कार्ड ख़राब हो जाता है, तो दूसरा जो है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ओके। जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर केस में जो होता ही है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि फाइबर कार्ड इसमें SFP अगर यूज़ करते हो तो मिनिमम 40 Gbps की जो आपको SFP यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन बेहतर होगा कि आप QSFP टेक्नोलॉजी यूज़ करो। QSFP लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडिशनल सिस्टम होती है, एडिशनल ये 250 GB तक सपोर्ट करता है, 1 सेकंड में 250 GB भी ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता है। तो QSFP अपने कनेक्शन अपने सर्वर के अंदर रखा हुआ है, तो QSFP स्विच भी होनी ज़रूरी है। QSFP स्विच आप देख सकते हो, तो QSFP स्विच जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अगर इसको यही फाइबर आप रखते तो बहुत अच्छी तरह से आपको काम मिलती है। एडिशनल ड्राइव CD या CD या फिर भी आपके सामने जो है वो ड्राइवर जो होते हैं वो मिल जाते हैं आपको जब हम फाइबर कार लेते हैं या फिर यूज़ करते हैं। अगर नहीं मिलता तो आपको इंटरनेट के ऊपर उसका जो है ड्राइवर का वर्जन आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो ये जो है क्यों हम यूज़ करते हैं फाइबर कार्ड वगैरह, क्योंकि हमारे सर्वर्स के अंदर ईथरनेट पहले से बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, हमें ईथरनेट पर नहीं जाना है, हमें फाइबर पर चलाना है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं। मल्टीपल राउटर आप नेटवर्क बनाना चाहती हो जिसके अंदर पहला OSPF जो है कंपनी की तरफ से आया है, फिर आप चाहती हो कि मेरे कंपनी के अंदर और 3 अलग से नेटवर्क बनाने हैं, तो आप स्टैटिक राउटिंग कर सकती हो, ओके। डिपेंड करता है आपके अंदर। तो ये भी यहाँ पर भी जो कनेक्शन ईथरनेट की जगह फाइबर ही यूज़ करो, ओके। अगर फाइबर यूज़ करना चाहती हो तो पहले से मैं कह देना चाहता हूँ कि IP एड्रेस की लिस्ट बना कर चलो, ओके। ये पहला IP एड्रेस हमारा ये राउटर का होगा, फिर यहाँ से कनेक्शन का आगे फिर दूसरा ये IP एड्रेस होगा। इस तरह से निकल कर चलोगे तो आगे धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। आगे जाके मैं आपको बहुत समझाता चला जाऊँगा, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में, ये CCNA में काफ़ी मैं बेहतर तरीके से समझाया है, ओके। तो CCNA में जाकर देखिए और आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सर्वर की हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ओके। अभी जो ये था वो काम था कि सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले आपको कौन सा काम परफॉर्म करना ही होगा, ओके। इसके बिना काम नहीं होगा। अब आगे हमारा जो ये नेक्स्ट हमारा जो ये टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आपके सर्वर की मिनिमम रिक्वायरमेंट या सिस्टम कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इस में हम सीखेंगे, समझेंगे, इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। फिर हम आगे मिलते हैं इसी टॉपिक की, तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी
तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।